वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन आर लेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है जब तक उसको स्टेन ना किया जाए उसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है पर सेल वेरिएबल है और किस पे डिपेंड करता है? ये चीज़ डिपेंड करता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है सेल की, मतलब सेल कितना फिजियोलॉजिकली एक्टिव है नहीं है, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने माइटोकॉन्ड्रिया मिलने वाले हैं पर सेल। इसलिए कहा गया है द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इन टर्म्स ऑफ शेप, अगर शेप साइज इन सब की बात करें तो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। इसमें भी हमें वेरिएशन देखने मिलती है। टिपिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है कैसा है? सॉसेज शेप है या सिलेंड्रिकल है, जिसका डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज ली जाती है उसकी 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ है उसकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ये इसकी कुछ डायमेंशंस हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन। मतलब अब जो माइटोकॉन्ड्रियन मतलब एक की बात की जा रही है, तो हर एक माइटोकॉन्ड्रियन कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। तो कैसा है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक सिंगल की बात की गई इसलिए ऊपर मेंशन किया गया है माइटोकॉन्ड्रियन। तो ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन है उसकी, और इनर मेम्ब्रेन। देखो ये क्या है? इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इंटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स। अब यही इसकी मेम्ब्रेन इसको 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। एक पहला आउटर कंपार्टमेंट, दूसरा इनर कंपार्टमेंट। आउटर बाहर वाला कंपार्टमेंट, फिर इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। देखो अब जो इनर वाला मटेरियल है किस चीज़ से भरा हुआ है? इसने कहा मैट्रिक्स से ही भरा हुआ है। देखो ये सारा मैट्रिक्स है ना, अंदर की तरफ है ये पूरा। ये क्या भरा हुआ है? डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, जिसे कहा जाता है मैट्रिक्स। ये पूरा मैट्रिक्स है इसके अंदर। और कहाँ है ये? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की वजह से जो कंपार्टमेंट बना है ये पूरा इसके अंदर डेंस मैट्रिक्स भरा हुआ है पूरा। और कैसा होता है? होमोजीनियस, मतलब एक सा, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ये क्या हुआ? इसे हम क्या कह सकते हैं? इस एरिया को हम कह सकते हैं ये क्या है? इनर कंपार्टमेंट। ये क्या है? इनर। अभी हमने देखा था कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया उसको, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। तो ये क्या है? इनर वाला कंपार्टमेंट है। और ये वाला क्या कहला जाएगा? आउटर कंपार्टमेंट, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन की वजह से बना है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन है ना हमारे पास, तो ये आउटर कंपार्टमेंट है। ये दिस इज आर आउटर कंपार्टमेंट। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। अब आगे पढ़ते हैं। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस, जिसे कहा गया है मैट्रिक्स। ये क्या है? हमारा मैट्रिक्स है ये, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। क्या बनाती है? लिमिटिंग बाउंड्री, मतलब एक इसकी लिमिट है, इसके बियॉन्ड वो नहीं जाएगी। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या बना रही है? लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है। फॉर्म कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टा। देखो अब इसने क्या बनाई? बहुत सारी फोल्डिंग्स बनाई ना, उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टा कहा जाता है। ये क्या है? इसकी फोल्डिंग्स है। एक फोल्डिंग ये, फिर दूसरी फोल्डिंग, फिर ये तीसरी, चौथी, पांचवी। दीज आर व्हाट? दीज आर क्रिस्टाई फोल्डिंग्स। क्या कहा इनको? क्रिस्टा कहा गया। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, और किस साइड बनाती है? मैट्रिक्स की साइड ही बनाती है। द क्रिस्टा इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। इसका काम क्या है? क्रिस्टा का इंक्रीज है, इसका काम है सरफेस एरिया को बढ़ा देना।
अब ये फोल्डिंग्स हुई हैं, तो फोल्डिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, फोल्डिंग्स तभी होती हैं जब सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। तो क्रिस्टा का क्या काम है, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये जो अलग अलग मेम्ब्रेन है इनका सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है। तो कैसे डिवाइड हुआ, एक आउटर मेम्ब्रेन में डिवाइड हुआ और इनर मेम्ब्रेन में डिवाइड हुआ। आउटर वाला आउटर कंपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर रहा है, इनर वाला इनर कंपार्टमेंट में। इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में फिर जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स बनाती है, उसे हम क्रिस्टा बोलते हैं। तो यहाँ से थे हम, द क्रिस्टा increases the surface area. The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. अब दो मेम्ब्रेन्स है, दोनों के अपने अपने एंजाइम्स होंगे, दोनों के पास स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं कि उनका क्या क्या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया किसकी साइट है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है कौन सी जगह पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। दे प्रोड्यूस अ सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में, हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। जो मैट्रिक्स है उसके पास एक सिंगल सर्कुलर डीएनए भी होता है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं 70S, और द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और कुछ कंपोनेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, फिजन के थ्रू डिवाइड करता है। तो ये हमने पूरा पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में हमने। सबसे पहले हमने देखा जो माइटोकॉन्ड्रिया है कैसा स्ट्रक्चर है, एक सॉसेज टाइप का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसका डायमीटर देखा, इसकी कितनी डायमीटर है, कितना लेंथ है, और इसका नंबर कैसे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे वेरी करता है। नंबर डिपेंड करता है कि सेल कितना फिजियोलॉजिकली एक्टिव है नहीं है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि पर सेल माइटोकॉन्ड्रिया कितने मिलने वाले हैं। सिंगुलरली इसको माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। अब इसकी दो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन एक इसको दो कंपार्टमेंट में बांट देती है, एक आउटर कंपार्टमेंट एक इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे क्या होता है, एक वो लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है। इनर कंपार्टमेंट की तरफ क्या है, एक होमोजीनियस सब्सटेंस फील्ड है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर इनर मेम्ब्रेन जो है नंबर ऑफ फोल्डिंग्स बनाती है जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा का काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना, इंक्रीज करना। अब जो दो मेम्ब्रेन हैं उनके स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, दोनों पे अलग अलग एंजाइम्स मिलने वाले हैं, दोनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया किसकी साइट है, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो सेलुलर एनर्जी देती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मैट्रिक्स क्या पोजेस करता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है मैट्रिक्स के पास, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये सब होता है। और क्या करते हैं वहाँ पे जो राइबोसोम्स है और जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, फिजन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है। ये खत्म हुआ हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड्स। प्लास्टिड कहाँ मिलते हैं, सारे प्लांट सेल्स में मिलते हैं, यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं। दीज आर ईजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। उन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये लार्ज होते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इनके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स मिलते हैं, दस इम्पार्टिंग द स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स, जो स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इंटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। पिगमेंट के बेसिस पे अब इनको प्लास्टिड्स को तीन क्लासेस में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास क्लोरोफिल मिलेगा, कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलेंगे जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, फोटोसिंथेसिस एसेंशियली। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट्स के बेसिस भी प्लास्टिक्स के तीन टाइप हो गए, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें पता ही है वहाँ क्या मिलने वाला है, क्लोरोफिल मिलने वाला है। तो वही द क्लोरोप्लास्ट आर कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइट एनर्जी उसको ट्रैप करने के लिए और उसका फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। फिर इन द क्रोमोप्लास्ट, अगर क्रोमोप्लास्ट की पास बात की जाए तो वहाँ क्या मिलता है, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलते हैं जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल और कुछ दूसरे भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये याद रखना है क्लोरोफिल क्या है, वहाँ पे क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट में ये मिलेगा। फिर जो क्रोमोप्लास्ट है वहाँ पे फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स मिलते हैं जैसे कि कैरोटीन, xanthophyll and others are present. This gives the part of a plant a yellow, orange और red color. ये क्या देते हैं, ये तो येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं प्लांट के पार्ट्स को। कौन, जो
फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं। अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, उसकी अलग अलग शेप साइज होती हैं, वो न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है। अब न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के बेसिस पे इसके फिर अलग टाइप हैं। जो अमाइलोप्लास्ट है वो क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को, जैसे कि पोटैटो। एलाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, ऑयल को। तो हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिक 3 टाइप्स में बटा है। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं इसके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो में क्लोरोफिल है, क्रोमो में कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट जेंथोफिल्स है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस है। अब कलरलेस है ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन वो क्या स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, स्टोर न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट के बेसिस पर फिर इसको फर्दर 3 क्लासेस में बांट दिया गया। एक एलाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इन सब में इसको बांटा गया। देखो यहाँ लिखते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, स्टोर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट, इन सब में ये बटा हुआ है। तो एल्यूरोप्लास्ट का काम है प्रोटीन को स्टोर करना, एलाइलोप्लास्ट स्टोर करता है हमारा ऑयल्स को, और अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को। तो 3 पार्ट्स हो गए, अमाइलो, एलाइलो और एल्यूरो। एल्यूरो से तो समझ आ रहा है, एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन लेयर। तो एल्यूरोप्लास्ट में क्या आएगा, प्रोटीन आ जाएगा। एलाइलो, देखो इसमें एलाइलो आ रहा है, देखें तो क्या आ रहा है एलाइलो में, एलाइयोप्लास्ट। तो इसमें क्या आएगा, ऑयल आएगा, ऑयल वालेंगे, स्टोर ऑयल एंड फैट्स। प्रोटीन को कौन करेगा, एल्यूरो। और जो अमाइलो होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को, इनको स्टोर करता है। किसके टाइप्स हैं ये तीनों, ल्यूकोप्लास्ट के। किसके हैं ये, ल्यूकोप्लास्ट। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड एंड वेरिड शेप एंड साइज स्टोर न्यूट्रिएंट्स। क्या काम है इनका, न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखना। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स। ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट कहाँ देखने मिलता है, मीजोफिल सेल्स में देखने मिलता है, वो भी लीव्स के। दीज आर द लेंथ शेप, ये लेंथ शेप हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वाइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनली हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर। Their number varies from 1 per cell of Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40% in the mesophyll cell। मतलब इसका नंबर वेरी करता है, किसी कुछ सेल में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल मिलता है, जैसे कि क्लोमाइडोमोनास, और कुछ ऐसे हैं जहाँ 20 से 40 पर सेल, मतलब एक सेल में कम से कम 20 से 40 मिल जाएंगे, जैसे कि मीजोफिल्स में। लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। वन ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। अब जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो रिलेटिवली लेस परमेबल है किसी भी चीज़ के लिए, आइंस वगैरह के लिए। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इस लाइन का मतलब है जो भी स्पेस वहाँ पे है, जो उसकी बाउंड्री, मतलब एक इनर मेम्ब्रेन होगी तो एक बाउंड्री बनाएगी, फिर उसके अंदर अंदर जो भी स्पेस कवर करेगा, लाइक ये सारा, ये क्या है, ये स्ट्रोमा कहलाएगा। क्यों कहलाया जा रहा है, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसने इस एरिया को लिमिट कर दिया कि इसी का राज है, ये इनर मेम्ब्रेन की वजह से जितना भी पार्ट है ये सब क्या कहलाया जाएगा, स्ट्रोमा कहलाया जाएगा। और जो दो इन्हें कनेक्ट करता है वो कहलाता है फिर स्ट्रोमा लेमेले। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ फिर आगे पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द थैलेकॉइड। जो ये क्या है, एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक है जिसे कहते हैं थैलेकॉइड। कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट है ये हमारा थैलेकॉइड। ये देखो ये कहाँ प्रेजेंट है, थैलेकॉइड स्ट्रोमा में ही तो प्रेजेंट है। आप प्रेजेंट द स्ट्रोमा, थैलेकॉइड आर अरेंज इन स्टॉक्स लाइक द पाइल ऑफ अ कॉइन कॉल्ड द ग्रेना। अब यही एक थैलेकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो जाए, जैसे यहाँ अरेंज है, एक थैलेकॉइड दूसरा तीसरा चौथा, एक के ऊपर एक, लाइक ऐसे कैसे अरेंज हो गए, जैसे कि हमने एक सिक्के के ऊपर दूसरा ऐसे सिक्का रखते जा रहे हैं, तो वही कहा गया है। लाइक द पाइल्स ऑफ अ कॉइन, किसकी तरह, पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह इनको अरेंज किया जाए। और इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स, तो इसे क्या कहा जाता है, या तो ग्रेना कहा जाता है या फिर इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स कहा जाता है। तो ग्रेना का दूसरा नाम क्या है, इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, ग्रेनम और इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स।
ठीक है। इन एडिशन देयर आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमेला कनेक्टिंग द थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। अब दो थैलाकॉइड्स को कनेक्ट करने के लिए क्या कहा जा रहा है, एक चाहिए एक ट्यूब्यूल एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं स्ट्रोमा लेमेले। ये किसे कनेक्ट करता है, थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। ये पूरा ग्रेना है, मतलब एक पूरा ग्रेना है, एक पूरा सिक्कों का ऐसे पाइलअप करें जैसे, तो एक पूरा एक ग्रेना में अलग अलग थैलाकॉइड्स हैं। अब वो जब दूसरे थैलाकॉइड से अटैच हैं, एक ट्यूब्यूल से स्ट्रक्चर से अटैच है, तो कौन क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा लेमिले कहा जाता है, स्ट्रोमा लेमिला। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड एनक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। अब जो मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की, वो एनक्लोज करती है कुछ स्पेस को, उसे कहा जाता है ल्यूमेन। जैसे कि जो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन थी, जो स्पेस को वो कर रही थी लिमिट, उसे स्ट्रोमा कहा जा रहा है। अब वही जो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, वो जिस स्पेस को लिमिट करेगी उसे कहेंगे हम ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेटिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, उसके पास एंजाइम्स हैं, उनका काम क्यों, उनकी आवश्यकता है, क्या सिंथेसाइज करना, उन्हें कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करने और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। उनके पास एक स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड। क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। मतलब जिसके अंदर राइबोसोम मिलेगा वो 70s मिलेगा, दो उसके अलावा जो उसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो 80s होगा। मतलब अब ये डाउट हो सकता है ना कि राइबोसोम दो दो बार, एक इसका खुद का राइबोसोम जो अलग से एक ऑर्गेनेली की तरह प्रेजेंट है, और एक इसके पास साइटोप्लोज जो साइटोप्लाज्मिक है वहाँ पे वो 80s है। तो ये बात, जो राइबोसोम कैसे मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, 70s वाला, देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। मतलब ये सारे ऑर्गेनली सेल में तो प्रेजेंट है ना। अगर एक सेल की बात की जाए तो यूकैरियोट में जो सेल वाले में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कितना होता है, 80s होगा। और वहीं पे अब ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास खुद का राइबोसोम है, वो 70s मिलेगा। तो इस लाइन का मतलब ये है, द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। अब हम बात करने जा रहे हैं राइबोसोम्स के बारे में। Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as a dense particle by the George Pellet। तो जो राइबोसोम्स क्या हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करे थे उसको, तो राइबोसोम एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। किसने देखा था, जॉर्ज पैलेट ने, इसलिए इसके नाम के अगेंस्ट इसको पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो राइबोसोम का दूसरा नाम होता है पैलेट पार्टिकल्स। ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। तो दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड द प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अब जो राइबोसोम है किसके बने हुए हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के बने हुए हैं और प्रोटीन के बने हुए हैं, और इन्हें कोई भी मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करती। तो राइबोसोम किसका बना है, आरएनए का, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड उसी से राइबोसोम्स और साथ में प्रोटीन। राइबोसोम के अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलने वाला है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80s होता है, वहीं पे जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70s होता है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। हर एक राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स हैं, लार्जर एंड द स्मॉलर। द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम की जो यूनिट्स हैं वो 60s एंड 40s। वहीं पे जो 70s राइबोसोम है उसकी यूनिट है 50s एंड 30s। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, सेडवर्क्स यूनिट, जिसका मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए स्टैंड करता है। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ द डेंसिटी एंड अ साइज। तो एस क्या मेजर करता है, इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज मेजर करने का इसका काम है। बोथ 70s और 80s राइबोसोम्स क्या हैं, 2 सब यूनिट्स के ही बने होते हैं। 70s किसका बना होगा, 30 और 50 का, 80s बना होगा 60 और 40 का। हमें ये नहीं कि इन दोनों को ऐड करना है कि 50 और 30 तो 80 होता है, 60 और 40 100 होता है, नहीं। ये हमें याद रखना है कि 80s में 60s और 40s यूनिट आती हैं, 70s में 50s और 30s यूनिट्स आती हैं। एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड साइटोस्केलेटन। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule, microfilament, and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as a cytoskeleton.
अब साइटोस्केलेटन कोई अकेला नहीं है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर हैं जिनको साथ में मिला के कहा जा रहा है साइटोस्केलेटन। तो क्या है, ये एक इलेबोरेट नेटवर्क है किसका, फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स हैं, फिलामेंट भी है, फिलामेंटेशन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के बने हुए हैं, जिनमें क्या क्या आता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज अ साइटोस्केलेटन। तो कोई पूछे साइटोस्केलेटन के अंदर क्या आता है या किन चीज़ों को मिलके साइटोस्केलेटन बनता है, तो क्या आते हैं उसके अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और साथ में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये हैं, ये तीनों मिलके कहलाए जाते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इन सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। अब साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है, किस किस चीज़ों में वो इन्वॉल्व है, उनका काम है, फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब इधर से उधर मूव करने में, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल और सेल की शेप को मेंटेन करने में। वही ना साइटोस्केलेटन, साइटो मीन सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा, लाइक आवर स्केलेटन सिस्टम क्या देता है, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है, वैसे ही साइटो मतलब सेल का स्केलेटन क्या देगा उसको, शेप ऑफ द सेल देगा। मोटिलिटी थ्रू स्केलेटन सिस्टम वी कैन मूव, सपोर्ट, तो वही स्केलेटन का बेसिक काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी में हेल्प कराना और शेप को और सेल को जो भी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखना। तो साइटोस्केलेटन के भी ये फंक्शन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सीलिया एंड द फ्लैजिला। सिंगुलरली वही, सीलिया को सिंगुलरली सीलियम कहते हैं, फ्लैजिला को फ्लैजिलम कहते हैं। ये कैसी हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं, जैसे कि हेयर की ग्रोथ होती है वैसे ये हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर हैं जो वर्क करती हैं लाइक ओर्स, ओर्स होते हैं ना लाइक दिस, वो बोट में जो होता है टाइप। तो सीलिया इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक अ ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। किसका मूवमेंट कराएगी, या तो सेल का मूवमेंट कराएगी या फिर जो उसके आसपास, या तो सेल का मूवमेंट करा दे सीलिया, या सेल के पास जो आसपास फ्लूइड है इसका मूवमेंट कराती है। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। अब फ्लैजिला क्या है, सीलिया से बड़े होते हैं, लॉन्गर होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट के लिए कि सेल का मूवमेंट करवाना है। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are the structurally different from that of eukaryotic flagella. जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उनके पास फ्लैजिला तो है, लेकिन वो किससे डिफरेंट है, जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला के पास मिलता है उस फ्लैजिला से वो फ्लैजिला डिफरेंट होता है जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाला है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम और द फ्लैजिलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम उनके इलेक्ट्रॉन में उनका स्ट्रक्चर देखें सीलिया और फ्लैजिला का, तो ये रिवील होता है कि दोनों क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। The electron microscopic study of the cilium of the flagellum shows that they are covered with the plasma membrane. Their core, called the exoneme, possess a number of microtubules running parallel to the long axis. Exoneme usually has a 9 doublet of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule. अब ये कह रहा है कि जो उनका सेंट्रल कोर जो बीच में पाया जाने वाला है उसे क्या कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं। उसके पास बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। एक्सोनीम यूजुअली उसके पास 9 डबलेट है, मतलब 9 के पेयर हैं, और रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और रेडियली अरेंज्ड हैं, रेडियली भी और पेरिफेरी पे अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और क्या है, ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और बीच में एक पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल का। सच अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है 9+2 एरे, मतलब 9 पेरिफ्री पे और 2 सेंटर में। द सेंट्रल ट्रिब्यूल आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज। अब जो सेंट्रल ट्रिब्यूल है कैसे कनेक्टेड है, ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, एंड ऑल्सो इनक्लोज बाय द सेंट्रल सीट। और उनको ऐसे, जैसे कि ये जो इन्होंने बोला, जो सेंट्रल ट्रिब्यूल है कैसे कनेक्टेड है, ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, और किस कौन को सराउंड करके रखेगा, एक सेंट्रल शीट होगी ऐसे एनक्लोज करके रखेगी, विच इज़ कनेक्टेड टू द वन ऑफ द ट्रिब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट ऑफ द रेडियल स्पोक। अब ये है, अभी हर एक यहाँ पे ऐसे ऐसे एक उससे अटैच होगा, उन्हें बोलते हैं रेडियल स्पोक, मतलब जो पेरिफ्री वाले हैं, पेरिफ्री वाले डबलेट सेंटर वाले से कैसे अटैच हैं, थ्रू अ रेडियल स्पोक के थ्रू। दस दे आर द इनर
दस देयर आर द 9 रेडियल स्पोक्स, कितने स्पोक्स हो गए? 9 रेडियल स्पोक्स हो गए। अब जो पेरिफेरल डबलेट है वो ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकस। अब पेरिफेरल वाले डबलेट्स लिंकस के थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम एमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। दोनों जो सीलिया और फ्लैजिला हैं कहाँ से एमर्ज होते हैं? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से एमर्ज होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? बेसल बॉडी कहा जाता है। लाइक बोथ द सीलियम एंड द फ्लैजिलम एमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। यहाँ पे हमारा सीलिया और फ्लैजिला कंप्लीट हुआ। नाउ मूविंग टुवर्ड सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। लेकिन उससे पहले इसका डायग्राम देखते हैं इसको कैसे अरेंज है। ये क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट। कोई क्या है इसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? डबलेट्स हैं इसके, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स, 9 डबलेट्स सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल 2, 9+2 एरे, इसलिए कहा जाता है इसको 9+2 एरे। इंटर डबलेट ब्रिज, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू। माइक्रोट्यूब्यूल जो है पेरिफेरी वाले, और ये क्या है? इसके रेडियल स्पूक्स हैं। हर एक रेडियल स्पूक किससे अटैच है? सेंट्रल शीट से अटैच है ये, और इसे क्या कहा जाता है? रेडियल स्पूक कहा जाता है। वो सॉरी, इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल शीट कहा जाता है। तो ये था सीलिया फ्लैजिला का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। जो सेंट्रोजोम है वो ऑर्गेनेली है, उसके पास 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं हम सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेली Centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called centriole. Centrosome क्या है? एक ऑर्गेनेली है जिसके पास 2 cylindrically arranged structures होते हैं जिन्हें कहा जाता है centriole. They are surrounded by the amorphous pericentriolar material. इनको कौन इसे सराउंड करके रखता है? एक amorphous सब्सटेंस होता है जिसे कहा जाता है pericentriolar. ठीक है, pericentriolar। पेरिफेरी वाला फिब्रिल है वो कैसा है? ट्रिपलेट है। वहाँ तो डबलेट है या ट्रिपलेट है। जो एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, एडजेसेंट ट्रिपलेट भी लिंक्ड है। सेंट्रल पार्ट जो है प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रियोल का वो भी प्रोटीनीशियस होता है, उसे हब कहते हैं। वहाँ हम सेंट्रल शीट और सेंट्रल वाले 2 कह रहे थे, विच इज कनेक्टेड विद द टिब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पूक्स। यहाँ पे भी जो पेरिफेरी के ट्रिपलेट है उससे कैसे कनेक्टेड है? वो रेडियल स्पूक्स के थ्रू कनेक्टेड है, और वो भी किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया और फ्लैजिला। और जो सेंट्रियोल होती है वो क्या बनाती है? बेसल बॉडी बनाती है सीलिया और फ्लैजिला की। एंड द स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। वहीं पे सेंट्रियोल ने क्या बनाया? बेसल बॉडी सीलिया फ्लैजिला बनाया, और स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू द स्पिंडल अपरेटस। और स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वहाँ पे वो क्या बनाते हैं? फिर स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे एनिमल सेल में। तो ये था पूरा सेंट्रियोल के बारे में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब न्यूक्लियस क्या है? सेल ऑर्गेनेली। सबसे पहले उसको किसने डिस्क्राइब करा? रॉबर्ट ब्राउन ने उसके बारे में बताया। तो द न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वॉज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831. Later, the material of the nucleus stained by the basic dye was given the name of chromatin by Fleming. तो अब सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। फिर लेटर इस मटेरियल को न्यूक्लियस को स्टेन किया गया बेसिक डाई से, उसका नाम रखा गया क्रोमैटिन। किसने रखा? अभी फ्लेमिंग ने। अब जो इंटरफेज होती है न्यूक्लियस की, मतलब जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, रेस्टिंग स्टेज होती है फॉर द डिवीजन, लेकिन एक्चुअल डिवीजन नहीं करता, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। अब जो इंटरफेज होती है उसके पास क्या होता है? एक्सटेंडेड और इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन।
न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और एक स्फेरिकल बॉडी जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर में कहा जाता है उसे न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द जो न्यूक्लियर एनवलप है विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स, जिसके पास 2 पैरेलल मेम्ब्रेन है और उन दोनों के बीच में स्पेस है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने ये दिखाया कि जो न्यूक्लियर एनवलप है उसके पास क्या है, ये जैसे न्यूक्लियर एनवलप उसके पास 2 पैरेलल एनवलप है और उनके बीच के स्पेस को फिर कहा गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या बना रहा है, बैरियर बना रहा है जो मटेरियल प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। लाइक जैसे ये हमारा पूरा न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर स्ट्रक्चर है, यहाँ इसका साइटोप्लाज्म है, तो यही तो बना रहा है ना, यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या बना रहा है, बैरियर बना रहा है जो मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो और साइटोप्लाज्म में, उन दोनों के बीच में एक बैरियर बना रहा है। जो आउटर मेम्ब्रेन है यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमेशा कंटिन्यूशन में ही रहती है। तो the outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear the ribosome on it. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमेशा कंटिन्यूस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और राइबोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उसके पास राइबोसोम होता है। एट अ नंबर ऑफ द प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर्स। अब बहुत सारी जगह पे जो न्यूक्लियर एनवलप है उसको कौन इंटरप्ट करता है, लाइक जैसे हम कह रहे हैं ये डबल मेम्ब्रेन टाइप है, ये हमारा पूरा न्यूक्लियर पोर है, तो ऐसे जगह जगह पे पोर्स मिलेंगे जो इसको इंटरप्ट कर रखा होगा। तो the places the nuclear envelope is interrupted by the minute pores which are formed by the fusion of its 2 membrane। फिर कैसे बने ये इसके, जब ये जो 2 मेम्ब्रेन थी आपस में फ्यूज हो जाए उसके बाद बने तो उसके बाद ही बनते हैं न्यूक्लियर पोर। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो आरएनए का मूवमेंट, प्रोटीन का मूवमेंट है टू एंड फ्रो किसकी वजह से हो रहा है, इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स की वजह से हो रहा है। टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों तरफ से। नॉर्मली देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल, नॉर्मली सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मिलता है पर सेल। Normally, there is only 1 nucleus per cell. Variation in the number of the nuclei are also frequently observed. Can you recollect some of the organizations that have more than 1 nucleus per cell? Like जैसे कोकोनट में बोलते हैं हम एंडो, वो क्या होता है वहाँ पे फ्री एंडोस्पर्म होता है, तो वही है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिल जाए, जो पॉलीप्लाइडी। कुछ मेच्योर सेल्स हैं वहाँ पे न्यूक्लियस मिलता ही नहीं है, जैसे कि इरेथ्रोसाइट हो गए मैमल्स के, सीव ट्यूब्स हो गई वेस्कुलर प्लांट्स की, इनमें वहाँ पे सेल मिलता ही नहीं है। वुड यू कंसिडर दीज सेल एज लिविंग, क्या इन सेल्स को आप एक लिविंग की तरह कंसिडर करना चाहोगे? तो ये मतलब क्वेश्चन है जो जब हम चीज़ें पढ़ लेंगे तब आएगा एनालिसिस में। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसके अंदर का मैट्रिक्स बोलो या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो, कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन। इसके अंदर न्यूक्लियोलस ये रहा और ये क्रोमैटिन है। तो द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन। द न्यूक्लियर अब जो होते हैं कैसे होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं और प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। द न्यूक्लियोलाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मतलब अंदर प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट होने वाला है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जैसे कि साइटोप्लाज्म सेल का, वैसे न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म इज न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब जो कंटेंट है न्यूक्लियोलस का वो कंटिन्यूस रहने वाला है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। जो कंटेंट है न्यूक्लियोलस का कंटिन्यूस है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्योंकि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज़ अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये साइट है जहाँ पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। लार्ज और मोर न्यूमरस न्यूक्लिया प्रेजेंट द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। अब जितने भी लार्जर बड़े हैं और बहुत छोटे छोटे भी न्यूक्लियोलाई हैं वो प्रेजेंट है सेल में एक्टिवली, और क्या करते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं।